Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new topic that is normal labor and its management. तो आज हम जानेंगे नॉर्मल लेबर क्या होता है और उसकी मैनेजमेंट क्या होती है और क्या क्या इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मल लेबर में. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. And also if you want any help regarding nursing care plans, case studies, so we have several videos on our channel on nursing care plans and case studies. Please go check it out. So let's start. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल लेबर होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है, और ये डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. यही डेफिनेशन आप जो है यूज़ कर सकते हो फॉर योर एग्ज़ाम्स. और जितने भी आप यहाँ पे डेटा या नोट्स देखोगे वो सब आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशंस. तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन. सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ अ वुमन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor. सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब कई सारे इवेंट्स होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स में. क्यों होते हैं? ताकि जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, प्रेगनेंसी का जो वायबल प्रोडक्ट है मींस कंप्लीट प्रोडक्ट जो है उसे एक्सपेल आउट करने के लिए वूम से वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में, इसको ही हम लेबर बोलते हैं. इट मे अकर प्रायर टू 37 कंप्लीटेड वीक्स. ये 37 कंप्लीटेड वीक्स से पहले भी हो सकता है, जिसे हम प्री टर्म लेबर बोलते हैं. और डिलीवरी इज़ द एक्सपेल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम. जो डिलीवरी होती है, इसे हम डिलीवरी बोल देते हैं, वो एक्सपेल्शन या एक्सट्रैक्शन होता है वायबल फीटस का वूम से बाहर. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम. और अगर ये 37 वीक्स के बाद है, मींस हम एक पीरियड लेके चलते हैं 37 to 40 वीक्स जो होता है वो टर्म पीरियड होता है, तो हम उसे तब टर्म लेबर बोलते हैं या फिर टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं. ओके, तो लेबर समझ में आ गया होगा. सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि जेनिटल ऑर्गन्स में होते हैं, क्यों होते हैं, या फिर कंसेप्शन के वायबल प्रोडक्ट को वूम से बाहर वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में लाया जाए, उसे ही हम लेबर बोलते हैं. तो अब हम जान लेते हैं कि नॉर्मल लेबर और अब नॉर्मल लेबर क्या होता है. देखो, नॉर्मल लेबर हम किसे कहते हैं. नॉर्मल लेबर फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. सबसे पहला स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म. स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, हर जो प्रोसेस, हर जो इवेंट होना चाहिए वो खुद से होता रहेगा विदाउट एनी एड और विद मिनिमल एड. ठीक है, विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जो होती है वो वर्टेक्स होनी चाहिए. विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन. प्रोलॉन्गेशन मतलब बहुत लंबा समय नहीं लेता है. ठीक है, बहुत लंबा समय नहीं लगना चाहिए. नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड. नेचुरली टर्मिनेट होना चाहिए जो वायबल प्रोडक्ट है और कोई भी एड हमें ना लगानी पड़े या फिर मिनिमल एड लगानी पड़े. विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड बेबी. किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन ना हो लेबर के दौरान, इसी को हम नॉर्मल लेबर कहते हैं. अब नॉर्मल लेबर क्या होता है. एनी डिविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर. नॉर्मल लेबर से कुछ भी डिविएशन अगर आपको दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल लेबर कहलाता है. नॉर्मल लेबर को हम यूटोशिया बोलते हैं और एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया बोल देते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि बहुत वाइटल रूप से जो है ना, मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी लेबर. सबसे पहला है तो पैसेंजर. पैसेंजर मींस जो बेबी है वो. ठीक है, अब बेबी का हेड कितना बड़ा है, बेबी का साइज़ क्या है, बिग बेबी तो नहीं है, सेफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन तो नहीं बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोसेफालस, ऐसा कुछ तो नहीं बन रहा है. तो पैसेंजर इज़ इंपॉर्टेंट. फिर पैसेज मतलब बर्थ कैनाल जो है वो कैसा है, उसमें भी पेल्विस है. डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस आप पढ़ोगे मदर के लिए. डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस होते हैं, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिपिलॉइड पेल्विस और गायनाकॉइड पेल्विस, जिसमें से कि गायनाकॉइड पेल्विस जो होता है वो सबसे सूटेबल पेल्विस होता है फॉर डिलीवरी. तो ये पैसेज भी इंपॉर्टेंट है. देन पावर. पावर मींस कॉन्ट्रैक्शंस, कितना कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं वो. फिर प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का अटैचमेंट कैसा है, प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन जो भी चाह रही है बच्चे को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच्ड है. ठीक है, जैसे प्लेसेंटा प्रिविया एक सिचुएशन होती है, वो भी अराइज हो सकती है अगर नॉर्मली कनेक्टेड नहीं है तो. फिर उसके बाद साइकोलॉजी. मदर की साइकोलॉजी क्या है, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है कि नहीं लगा रही है. ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लेबर को. इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर. ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहले फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन. ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स. देखो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो आएंगे पर रेगुलर इंटरवल्स पे आएंगे. ठीक है,
फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। और इंटरवल जो होता है दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो टाइम होता है वो जब लेबर प्रोग्रेस करता है तो वो कम होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए पहले 30-30 मिनट पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, अभी 30 मिनट का टाइम कम हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्शंस की जो ड्यूरेशन थी, पहले वो कॉन्ट्रैक्शन जो है 30 सेकंड के लिए आ रहा था, वो ही कॉन्ट्रैक्शन 60 से 90 सेकंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। ये होता है ट्रू लेबर पेन का फीचर। शो इट्स एन एक्सपेल ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग विद सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। देखो एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है, इसीलिए जो सर्विक्स की ओपनिंग है वहाँ पे एक म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाता है जो कि सर्विक्स को फुल्ली क्लोज्ड रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो शो जो हम वर्ड बोलते हैं उसमें क्या होगा, वो जो म्यूकस प्लग है वो हटेगा वहाँ से और फिर क्लियर म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा जिसमें कि ब्लड स्टेन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो शो देखने को मिलता है ट्रू लेबर पेन में, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव एफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। डायलिटेशन पहले होता है, डायलिटेशन स्टार्ट हो जाता है। डायलिटेशन मतलब सिंपली डायलेट होना, ठीक है। जो सर्विक्स का ओपनिंग का साइज़ है वो बढ़ता रहता है। और एफेसमेंट मतलब थिनिंग होना, ठीक है। जो लेयर है सर्विक्स की वो थिन होती चली जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, बैग ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे ही जो अम्नियोटिक सैक है वो हर्निएट करेगा सर्विक्स से बाहर, तो बैग ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसमें आपको फोर वाटर और हाइंड वाटर देखने को मिलेगा जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन में, या जान लेते हैं फॉल्स लेबर पेन कैसा होता है। डल इन नेचर एंड यूजुअली कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन, ठीक है। इसका जो नेचर है, देखो हमने पहले पढ़ा कि जो इंटेंसिटी होती है किसकी, ट्रू लेबर पेन की, वो जो होती है वो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, इंटेंसिटी बढ़ती है। यहाँ पे जो नेचर है वो डल है और जो पेन हो रहा है वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन रीजन में ही हो रहा है। कंटिन्यूस एंड अनरिलेटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, कंटिन्यूसली हो रहा है, कोई इंटरवल्स नहीं है, ठीक है। और कोई भी उसका रिलेशन नहीं है हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस से, ठीक है। विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही है, ओनली पेन हो रहा है, ठीक है। यूजुअली रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, और मेडिकेशन आप दोगे तो वो रिलीव हो जाएगा। तो ये होता है फॉल्स लेबर पेन का फीचर्स। और ऊपर हमने अभी देखा कि ट्रू लेबर पेन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर में। देखो लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे आ जाते हैं। This starts from the onset of true labor pain and ends with the dilatation of the cervix. In other words, it is called the cervical stage of labor, ठीक है। ये स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब ट्रू लेबर पेन मदर को आना स्टार्ट हो जाए। और ये एंड कब होती है ये स्टेज, जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाए, मींस 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाए सर्विक्स की। इसीलिए हम इस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 12 आवर्स है प्राइमरी ग्रेविडा मदर के लिए और 6 आवर्स है मल्टी ग्रेविडा मदर के लिए, ठीक है। इसमें मेनली 2 फेजेस होते हैं, पर कभी कभी 3 फेजेस में भी शो कर दिया जाता है। वैसे तो 2 फेजेस में ही है, ठीक है। लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज साथ ही कंसीडर किए जाते हैं, पर लेटेंट फेज में हमने देखा है कि 1 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाता है सर्विक्स का। देन एक्टिव फेज में 4 to 7 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन पहुंच जाता है और ट्रांजिशन फेज में 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन हो जाता है। तो ये फेजेस में ऐसे ऐसे डायलेटेशन हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यूट्राइन फैक्टर। अब यूट्राइन फैक्टर्स में आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है हम देखते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स विच आर पाल्पेबल एंड पेनफुल। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मीन्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो खुद से ही आ रही हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज़ होगा, जैसे ही बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो पाल्पेट आप कर सकते हो और वो पेनफुल होती हैं, बहुत दर्द होता है मदर को। तो ये फीचर्स हो गए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एंड देन दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर रिकरिंग विद रिदमिक एंड रेगुलर इंटरवल्स इंटरमिटेंटली। ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, बार बार आती हैं, रीअकर होती हैं, रिदम में आती हैं, ठीक है। एक रिदम होती है उसी हिसाब से चलती हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे आती हैं। क्योंकि अभी हमने ट्रू लेबर पेन में पढ़ा कि रेगुलर इंटरवल्स, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, भाई कितनी बार आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्शंस अकर इंटरमिटेंटली थ्रू आउट लेबर
दे बिगिन एट 20 to 30 मिनट अपार्ट। जब स्टार्टिंग होती है लेबर पेन की तो इसका जो इंटरवल होता है वो है 20 to 30 मिनट के गैप पे आ रही है, ठीक है। एंड बिकम्स क्लोजर टुगेदर विद द हाइट ऑफ एक्सपल्सिव एफर्ट। और जैसे ही लेबर प्रोग्रेस करता है, जैसे ही डायलिटेशन मतलब आगे बढ़ रहा है, लेबर और आगे बढ़ रहा है, एक्सपल्सिव एफर्ट बढ़ रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है 20 से 30 मिनट का, ये घट के 20 मिनट होगा, फिर 15 होगा, फिर 10 हो जाएगा और कम होता चला जाएगा, ठीक है। दे आर एज फ्रिक्वेंट एज एवरी 2 to 3 मिनट्स। और ये जो टाइम पीरियड है ये घट के 2 से 3 मिनट पे पहुंच जाएगा, मतलब 2 से 3 मिनट बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 2 से 3 मिनट बाद, ऐसे ऐसे आती रहेंगी। तो ये है फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या है? द लेंथ ऑफ द टाइम अ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। जितने समय तक कॉन्ट्रैक्शन आता है उसी को हम ड्यूरेशन बोलते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है, मिनिमम टाइम पीरियड है 30 सेकंड्स का। जब अब स्टार्ट आना शुरू होगा, होना मतलब 20 to 30 मिनट अपार्ट आना शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होगा, तो 30 सेकंड तक रहेगा। फिर उसके बाद यही टाइम पीरियड बढ़ के 60 to 90 सेकंड तक पहुंचेगा, ठीक है। जब तक फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा तब तक ये टाइम पीरियड, ये जो ड्यूरेशन है, ये 60 से 90 सेकंड तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? इसके बाद आ जाते हैं इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी में क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज एज लेबर प्रोग्रेसेस फ्रॉम वीक कॉन्ट्रैक्शन नोटेड अर्ली इन लेबर टू स्ट्रॉन्ग एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन इन लेटर स्टेज। इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रेंथ जो हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, कितना ज़्यादा मतलब कितना पावर है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी है कॉन्ट्रैक्शन की, वो इंक्रीज़ होती जाएगी धीरे धीरे। पहले माइल्ड आएंगे कॉन्ट्रैक्शंस, फिर मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और फिर जैसे ही लेबर एडवांस होगा, आगे बढ़ेगा, तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब जिसे बोलते हैं ना सीवियर पेन के साथ कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो आप एक पेन को आप इंटेंसिटी से कोरिलेट कर सकते हो कि पेन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस पहले माइल्ड आएंगे, फिर मॉडरेट, और फिर और इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये यूट्राइन फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिट्रैक्शन पे। अब रिट्रैक्शन क्या होती है? द इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन इन नॉर्मल लेबर आर। रिट्रैक्शन की वजह से नॉर्मल लेबर में क्या क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। अपर और लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है रिट्रैक्शन की वजह से। हेल्प्स इन डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की डायलिटेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, और फीटस के एक्सपल्शन में भी ये हेल्प करता है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द बॉडी ऑफ यूट्रस इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स कॉल्ड अपर एंड लोअर सेगमेंट। जैसे ही प्रेगनेंसी, अब जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मतलब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ। अब जैसे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, रिट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो जो यूट्रस है वो 2 एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम अपर और लोअर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। जो अपर सेगमेंट है वो मेनली कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये थिक और मस्कुलर होता चला जाता है। और जो लोअर सेगमेंट है वो डिस्टेंशन और डायलिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये थिनर होता चला जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस। क्योंकि अपर सेगमेंट में जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कह रही हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, थिक हो जाएंगी और मस्कुलर हो जाएंगी, और ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब थिक मतलब मोटी हो जाएंगी। और लोअर सेगमेंट डिस्टेंड करेगा, डायलेट करेगा, मतलब फैलेगा, ठीक है। और डायलेट करने के साथ साथ वो पतला होता जाएगा, थिनर होता चला जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। रिट्रैक्शन रिंग कैसे फॉर्म होती है? अ रिज डेवलप्स एट द जंक्शन ऑफ 2 सेगमेंट्स। ये जो 2 सेगमेंट अपर और लोअर सेगमेंट बने हैं, इनके जंक्शन पे एक सेगमेंट जो है एक रिज फॉर्म हो जाएगी, एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। इसी को हम रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द अपर सेगमेंट कॉजेज द यूट्राइन थिकर। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो हो रहा है वो अपर सेगमेंट में, अपर सेगमेंट क्या हो रहा है? थिकर होता जा रहा है, मतलब मोटा होता जा रहा है, शॉर्टर होता जा रहा है और स्मॉलर होता जा रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। सो इट अटेम्प्ट्स टू पुश द फीटस आउट ऑफ द बर्थ कैनाल। तो इससे क्या होता है कि जो ये जो थिकर होता जा रहा है, शॉर्टर होता जा रहा है, इसकी वजह से वो बच्चे को जो है, फीटस को जो है वो पुश कर रहा है, बर्थ कैनाल से बाहर जाने के लिए पुश दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ अपर सेगमेंट द लोअर सेगमेंट टेंड्स टू डिस्टेंड, स्ट्रेच, थिनर एंड थिनर। इसकी वजह से जो अपर सेगमेंट की एक्टिविटी हो रही है, उसी वजह से जो लोअर सेगमेंट है वो क्या हो रहा है? थिनर एंड थिनर होता चला जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का अगर हेड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जैसे ही वहाँ के टिश्यूज़ पे लगेगा तो उसे प्रेशर देगा और वो थिन और थिन होता चला जाएगा, ठीक है। और ये यूट्रस की पोलैरिटी भी है कि जब अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लोअर सेगमेंट रिलैक्स करता है, यही होती है यूट्रस की पोलैरिटी। तो लोअर सेगमेंट जब रिलैक्स करेगा तो वो थिनर और थिनर होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम, दैट इज इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। अब इफेसमेंट क्या है? सिंपल भाषा में इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग, मतलब पतला होना। इट इज़ द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग प्रोसेस ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, अपर सेगमेंट में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं,
और लोअर सेगमेंट में सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं। अपर सेगमेंट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो थिक होता चला जाएगा, और जो लोअर सेगमेंट है वो सर्कुलर मसल फाइबर से बना हुआ है, तो इसी वजह से वो स्ट्रेच करेगा और थिन होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एक सॉकेट होल्डिंग वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, बच्चे का हेड जैसे सॉकेट में होल्ड करते हैं ना, वैसे ही हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चे का हेड वजाइनल टिश्यू पे लग रहा है, ठीक है, और लोअर सेगमेंट में पहुंच चुका है, या सर्वाइकल टिश्यू पे लग रहा है और लोअर सेगमेंट में पहुंच चुका है, तो वो प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने की वजह से थिनिंग होती चली जाएगी। जो वहाँ पे जो मसल्स का लेयर है वो थिन और थिन होता चला जाएगा और स्ट्रेच होता चला जाएगा, जिसे हम इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स बोल देते हैं। द सर्विक्स मर्जेज इनटू द लोअर सेगमेंट एंड the muscle fibers surrounding the internal os are drawn upward by the retracted upper segment. Thus effacement is caused by contraction and retraction. जो contraction और retraction होती है वो effacement जो हो रही है वो contraction और retraction की वजह से ही हो रही है। ठीक है, तो सिंपल इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स इज नथिंग बट थिनिंग एंड शॉर्टनिंग प्रोसेस ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और आप ये लिख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल फाइबर्स रिलैक्स करते हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेच और थिनिंग हो जाती है। ठीक है, इफेसमेंट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स पर। डायलिटेशन में क्या हो रहा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द सर्विक्स टू परमिट पैसेज ऑफ द फीटल हेड। इट मेजर्स इन सेंटीमीटर्स एंड फुल डायलिटेशन इज 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सर्विक्स का एनलार्जमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि फीटल हेड बर्थ कैनाल में पास हो सके, उसका पैसेज वहाँ से हो सके। ये सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है, और जो फुल डायलिटेशन हम जो बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर की डायलिटेशन होती है। डायलिटेशन अकर्स एज अ गुड एंड प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। डायलिटेशन क्या रिजल्ट है? किस चीज़ का रिजल्ट है? गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस का। ठीक है, और प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन का रिजल्ट होता है डायलिटेशन। डायलिटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पासेज बच्चे के हेड का और बच्चे का फीटस का पासेज तभी होगा जब डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स फुली हो जाएगा, और उसी को हम एक नॉर्मल डिलीवरी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं शो में क्या होता है? इट इज़ द ब्लड स्ट्रेन म्यूकस डिस्चार्ज विच इज सीन फ्यू आवर्स बिफोर लेबर और विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर लेबर स्टार्ट्स। इट इज़ द एस्केप ऑफ म्यूकस प्लग फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल एज इट डायलेट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैंने आपको बोला था एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है, इसीलिए एक म्यूकस प्लग एट द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स फॉर्म हो जाता है, जो कि सारा कंटेंट जो भी डिस्चार्ज वगैरह है उसे वहीं पे होल्ड करके रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पर जब ये एक्सपल्सिव एफर्ट लग रहा है और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो म्यूकस प्लग एकदम से हटेगा और जितना भी कंटेंट अंदर था वो सब बाहर आ जाएगा उसके साथ। दैट इज़ कॉल्ड शो। ब्लड स्ट्रेन आ जाएंगे बाहर, म्यूकस डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक क्लियर म्यूकोइड डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड शो। उसी को हम शो बोलते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, जो हमने पहले बोला था, अब हम डिस्कस करेंगे। बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है? एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट रिजल्ट्स द डिटैचमेंट ऑफ कोरियन फ्रॉम द डेसिडुआ लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब देखो क्या है, कोरियन और डेसिडुआ की डिटैचमेंट होगी। ठीक है, अब कोरियन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेसिडुआ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा एनाटमी और फिजियोलॉजी और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स आपको पेल्विस के एज वेल एज यूट्रस के, ठीक है, सर्विक्स के, ये सब अंदर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। अभी आपको मैं एक इजीली बता देता हूँ कि कोरियन जो है और डेसिडुआ जो है हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही होती है, और कोरियन आप मान लीजिए जो एमनियोटिक सैक है वो एक तरह से अटैच्ड है उसके साथ, ठीक है, चिपका हुआ है। पर जैसे ही म्यूकस प्लग हट गया, ठीक है, और अब जो है प्रेशर लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो क्या होगा? सैक पे भी प्रेशर लगेगा। ठीक है, और प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा? जो कोरियन और डेसिडुआ अटैच थे वो डिटैच हो जाएंगे, हटेंगे, और हटेंगे तो क्या होगा? जो एमनियोटिक सैक है इसमें नॉर्मल डिलीवरी में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, तो बच्चे का हेड ही नीचे है, तो हेड जब नीचे है तो बच्चे का जो हेड होगा वो प्रोट्रूड होगा आगे। आप ये मान लीजिए बच्चे का हेड हर्निएट होगा, जैसे हर्निएशन होता है ना, वैसे ही निकलेगा, वो हर्निएट होकर निकलेगा। द इंक्रीज यूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द लूजन पार्ट ऑफ द सैक ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड टू हर्निएट डाउनवर्ड्स इन द डायलेटिंग इंटरनल ऑस एंड फॉर्म द बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। दीज टू पार्ट्स ऑफ द वाटर इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड फोर वाटर। इसमें जो पार्ट ऑफ वाटर फोर हेड के पास, आप ऐसे याद रखो, जो फोर हेड के पास है वो फोर वाटर है, और जो बॉडी और एमनियोटिक सैक जहाँ पे कंटेंट है वो हिंड वाटर है। ठीक है, पीछे हिंड वाटर है, ऊपर की साइड हिंड वाटर होता है, नीचे की साइड फोर वाटर होता है। ठीक है, फोर हेड के पास फोर वाटर। देखो एमनियोटिक सैक में ही अभी बच्चा, एमनियोटिक सैक के साथ उसका हेड बाहर प्रोट्रूड हुआ है, तो जो पार्ट
अभी बॉडी का ऊपर रह गया, बॉडी के साथ उसमें उसके लिम्स हैं, एब्डोमेन है, सब कुछ है, वो है हाइंड वाटर वाला पार्ट, और नीचे जो है वो है फोर वाटर वाला पार्ट, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं जनरलाइज्ड फ्लूइड प्रेशर। जनरल फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? वाइल द मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, जब तक मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है, प्रेशर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड। अब क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अभी भी आ रहे हैं और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो क्या होता है कि फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगता है। अब क्योंकि फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल नहीं है, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते आप, तो फ्लूइड जो होता है अपना सारा प्रेशर इक्वलाइज कर देता है। कहाँ इक्वलाइज करता है? वो यूट्रस वॉल पे भेजेगा, ठीक है, फीटल बॉडी पे प्रेशर डालेगा, और जनरलाइज फ्लूइड प्रेशर जो होगा एमनियोटिक सैक पे भी लगेगा। दिस इक्वलाइजेशन ऑफ द प्रेशर इज लॉस्ट व्हेन द मेम्ब्रेन्स रप्चर। ये इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर जो होता है ये लॉस्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है जब मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एस्केप करता है। कंप्रेशन और जो है जिसकी वजह से बहुत सारा मतलब फ्लूइड बाहर आ जाए। कंप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द फीटस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग एंड डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस। इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे ही ये सारा का सारा फ्लूइड एस्केप करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन, प्लेसेंटा कंप्रेस हो जाएगी यूट्राइन वॉल और फीटस के बीच में। अब जब कंप्रेस हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई फीटस को मिल रही है वो डिक्रीज या डिमिनिश होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस समय बच्चे की डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय डिलीवरी नहीं होती है तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, ठीक। फिर उसके बाद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या होता है? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एंड जो है इवेंट यही है। व्हेन द सर्विक्स बिकम्स फुली डायलेटेड, सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है और एंड नो लॉन्गर सपोर्ट द बैग ऑफ वाटर, अब जो है वो बैग ऑफ वाटर को सपोर्ट नहीं कर सकती। द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर ऑल्सो अप्लाइंग इंक्रीजिंग फोर्स एट दिस टाइम। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी फुली फोर्स लगा रही हैं, तो मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। और जैसे मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो बहुत सारा लिकर, एमनी जिसे हम बोलते हैं, लिकर बहुत सारा बाहर आएगा और साथ ही जो बच्चे का हेड वजाइनल टिश्यू पर लग जाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे। और दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम बिकॉज यहीं से सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन फुल डायलिटेशन से पहले रप्चर हो जाती है तो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाती है। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 36 वीक्स से भी पहले हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम PROM, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोल देते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और इसका मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। सो 22 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। नॉर्मल लेबर, और जिसमें हमने नॉर्मल लेबर में क्या क्या पढ़ा, नॉर्मल लेबर पढ़ा हमने, अब नॉर्मल लेबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, एसेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन पढ़ा हमने। स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इवेंट्स होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में वो सब हमने पढ़े हैं। आप इन नोट्स को आप डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशंस में यूज़ कर सकते हो और नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।